बात करें आज के दिन की तो इंटरनेशनल इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक मनाया जा रहा है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन आवाम को महफूज और सेहतमंद रखने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। हमें सेहत की देखभाल से वाबस्ता इन्फेक्शंस और बहुत से दूसरी मुतअद्दी खतरात से बचाते हैं। इंटरनेशनल इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक जो 1986 में कायम किया गया था, इसका मकसद हर साल इन्फेक्शन की रोकथाम पर रोशनी डालना है। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैद पीरज़ादो, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से इनका ताल्लुक़ है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से इन्फेक्शंस की तादाद बढ़ रही है और मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो उस हवाले से मुझे बताइएगा कि कौन कौन से क्योंकि हम तो ये मनाते हैं हर साल, लेकिन इन्फेक्शंस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर हम बेसिक्स से शुरू करें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो दुनिया में ना हर जगह पर मौजूद होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जो रोल है वो कायनात में बहुत वास्ट है। ये फील्ड जो है वो, क्योंकि मैं खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत वास्ट है। मैं तो बल्कि इस चैनल के ज़रिए अपने जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये गाइड करूँगा कि इस जो फील्ड है इसमें अगर आप आएंगे तो इसका जो स्कोप है, इसकी जो लिमिट है वो लिमिटलेस है। कैसे? इस तरीके से कि कायनात का शायद ही कोई ऐसा पार्ट हो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद ना हो। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी मुराद क्या है? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। ये चार मेन ग्रुप्स हैं जो कि कायनात में हर जगह, बॉडी के अंदर भी इंसान के और बॉडी के बाहर भी मौजूद हैं। तो अच्छा, हम सिर्फ शायद उन ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं या समझते हैं जो पैथोजेनिक हैं या जो ख़राब हैं, हमें इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कायनात में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, बल्कि उनकी तादाद ज़्यादा है। लेकिन जैसे आपका ये प्रोग्राम भी है, इसका मकसद भी ज़ाहिर सी बात है यही होगा कि हम अपने आप को एक तो सोसाइटी को अवेयरनेस दें, उसको उन तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि हम किस तरीके से जो बुरे बैक्टीरिया हैं या बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, बचाव कर सकें, और जो अच्छे हैं उनको उनसे और ज़्यादा एक प्रोडक्टिव या एक कंस्ट्रक्टिव काम सोसाइटी में लिया जा सके। तो आपका जो सवाल था ना कि ये बढ़ते जा रहे हैं, तो जाहिर बात है ये भी इसी तरह से क्रिएचर्स हैं जैसे लाइफ के बाकी सारे क्रिएचर्स हैं। तो इनका भी सोसाइटी में एक रोल है, ये भी पैदा होते हैं, ये भी ग्रो होते हैं, ये भी डाई होते हैं। तो दीज आर जस्ट लाइक पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। जैसे कैट्स हैं, जैसे डॉग्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, इस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं कि लोगों को सिर्फ यही पता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं या आपको बीमार करते हैं, लेकिन बहुत सारे जैसे आप कह रहे हैं ना अच्छे भी हैं जिनकी तादाद ज़्यादा है, उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। तो कौन कौन सी ऐसी अवेयरनेस है जो कि आम आवाम में होनी चाहिए इनको लेकर, लेकिन नहीं है? मिसाल के तौर पर मैं आपको इस चीज़ का एग्जांपल दे सकता हूँ। इंसान की बॉडी में जो इंटेस्टाइन है, इसमें सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉर्मली होते हैं, और अगर ना हो तो इंसान बीमार पड़ जाएगा। इंसान का मुंह है, उसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर गुड बैक्टीरिया, दीज आर कॉल्ड गट बैक्टीरिया। अगर ये ना हो तो जो आपके जो पेट के बहुत सारे अमराज, या जब ये बैलेंस आउट होता है उस वक्त हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये दीज आर गुड बैक्टीरिया। और प्रोबायोटिक्स का अगर आपने नाम सुना हो तो ये इसी चिड़िया का नाम है कि बॉडी का आपका जो अच्छा बैक्टीरिया है, अगर वो डिस्प्लेस होकर बुरा बैक्टीरिया उसकी जगह लेता है तो आपको प्रॉब्लम्स होंगे। तो अच्छा बैक्टीरिया होना इंसान की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इससे पहले मैंने एक सिग्निफिकेंस की बात की, मैं मज़ीद उसमें एक एडिशन पॉइंट ये भी करूँगा कि इंसान की बॉडी में जितने सेल्स हैं उससे कहीं ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा उसी इंसान के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आपने जैसे हम पढ़ते हैं ना कि दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार तो नहीं होती, हर किसी का कोई रोल होता है। दूसरा मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे सॉयल है, सॉयल में डिग्रेडेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, क्रॉप की प्रोडक्शन में
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल है, जो डिग्रेडेशन में, उसकी न्यूट्रिशन को साइकिलिंग करने में उसका एक बहुत मेजर रोल है। तो गुड बैक्टीरिया तो मैंने जैसे बताया वो लातादाद हैं और उनका सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, हम इन्फेक्शंस की अगर बात करें, जिस तरीके से आजकल हमारी सोसाइटी में इन्फेक्शंस फैल रहे हैं और इस तरीके के इन्फेक्शंस हैं जिनका आप ये कह लें कि आज से कुछ अरसे पहले तक नामो निशान नहीं था, पता नहीं होता था कि ये भी हो सकता है। ये जो इन्फेक्शंस की बढ़ती हुई तादाद है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? इसकी वजह इवोल्यूशन है। जैसे वक्त के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, तो ये जिंदा, मैंने जैसे बात की, क्रिएचर्स हैं। देखिए, समझना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम सोसाइटी में किसी को कहते हैं ना कि ये चीज़ ना करो, तो वो कभी भी नहीं रुकेगा जब तक वो उसको आप उसका साइंटिफिक रीज़न नहीं बताएंगे कि वो चीज़ क्यों नहीं करे। तो आप जो सवालात पूछ रही हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ट, ये बड़ी ज़रूरी हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो म्यूटेट होते हैं, वो तब्दील होते हैं, वो सेम नहीं है। जैसे इंसान भी वक्त के साथ तब्दीलियां उसने की है ना, तो वो भी तो उसके सर्वाइवल का मसला है ना, उसको तो भी जिंदा रहना है। तो वो आप एक उसको ड्रग देते हैं, तो वो कहता है ये ड्रग है, ये तो मुझे मार रही है, तो उससे बचने के वो तरीके ढूंढता है कि क्या करूं, इधर चला जाऊं, उधर चला जाऊं। आपको कोई गोली मारेगा तो आप क्या करेंगे, आप इधर उधर भागेंगे ना, इधर उधर हो जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू एग्जैक्टली द सेम। वो भी क्या करते हैं, वो उस जो आप उन पर अटैक करते हैं, तो उसके लिए वो एडॉप्टेशन, वो रेजिस्टेंस, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपने सुना होगा, यही फिनोमेना है कि वो डेवलप करते हैं रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म। फिर वो एक दफ़ा जब रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो अगली पॉपुलेशन है उसमें वो ट्रेट जो है, वो कैरेक्टर इनहेरिट करते हैं और उसके बाद वो रेजिस्टेंट बन जाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस तरीके से। आपका जो बुनियादी सवाल है जिस पर आज हमारा टॉपिक है, उस पर अगर हम आएँ कि इन्फेक्शंस की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, उसमें समझना ये है कि हमें देखना ये चाहिए कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसान में किन किन रास्तों से आ सकता है। ये तकरीबन 12 के करीब रास्ते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, हम जो पानी, मशरूबात हम जो लेते हैं, अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे तो जाहिर बात है वो हमारी बॉडी में जाएंगे और अंदर जाकर, तो पहला तो रास्ता ये है कि आपके माउथ के ज़रिए से, ओरल रूट के ज़रिए से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जाएंगे। दूसरा रूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है कि हम जब सांस ले रहे हैं, जैसे कोविड क्या था, कोविड यही था, और सबसे मुश्किल रास्ता भी यही है, उसको रोकना मुश्किल है। बाकी तमाम चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हवा में अपने आप को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उससे आप कैसे बचाएंगे, तो दैट इज़ द टफेस्ट वन। दूसरा, लेकिन ये तीसरा जो है वो इसके अलावा कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, कुछ डायरेक्ट रूट्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट रूट्स होते हैं। जैसे आपने कोई भी दरवाज़ा खोला, आपने अगर वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एक बॉडी में मौजूद हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहे, दूसरे ने उसी को यूज़ किया, तो जाहिर बात है उसमें ट्रांसफ़र होंगी। तीसरा इसके अलावा वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन। आजकल आपने चिकनगुनिया देखा है बहुत ज़्यादा, पूरी कराची में मैंने सुना, कल भी रेडियो पे मैं सुन रहा था, 700 केसेस रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं। मलेरिया है, डेंगू है, ये सब मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शंस हैं। तो ये इस कैटेगरी को हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की एक अलग कैटेगरी है। मदर से फीटस में ऑर्गेनिज्म चला जाएगा। ब्लड में अगर इन्फेक्शन होगा तो ब्लड से दूसरे इंसान को ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, सॉरी डॉक्टर साहब आपकी बात काट रही हूँ। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 12 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर, ये बैक्टीरियाज जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। बात हम कह रहे हैं उन तमाम तर बैक्टीरियाज की जो कि हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, और उनमें कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे हमें नुकसान होता है। उन्हीं पर आप बात कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, उनकी रोकथाम किस तरीके से मुमकिन है। डॉक्टर ज़ैद मेरे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि किस तरीके से हम इनको रोक सकते हैं। कि जैसे आपने बताया कि कोई आप जूस पी रहे हैं, उसके थ्रू जाता है, रेस्पिरेटरी विच इज़ वेरी, आप खुद कह रहे हैं कि अनकंट्रोलेबल होता है, तो ये इनसे बचाव किस तरीके से मुमकिन है? अब जैसे ये तमाम रूट्स हैं ना, हर रूट को के बचने का तरीका जाहिर सी बात है अलग अलग है। अगर मैं सम अप करके ओवरऑल चीज़ बताऊं, जैसे मैंने पहले बताया कि कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर की बात करें, हम क्या करते हैं, हम बाज़ार में जाते हैं, जो ओपन जो मशरूबात हैं, गन्ने का जूस मिल रहा है,
वो चना चाट मिल रहा है, तो मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये जो होगा वो सेफ होगा, वो क्लीन होगा, उसमें कोई ऑर्गेन। आप होटलिंग का इतना ज़्यादा कराची में एक ट्रेंड चला हुआ है, बट यू कैन नॉट ट्रस्ट कि हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो ख़राब भी हो, तो उसके अंदर अगर साल्मोनेला टाइफी का ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा तो आप जो है वो उसके साथ वो भी लेकर आएंगे। तो उसका सेफ चीज़ तो ये होगी घर में पका हुआ जो खाना होता है। जैसे फॉर सपोज हम गन्ने का जूस ले रहे हैं, अब हमने गन्ने का जूस लिया, हम स्ट्रॉ कुछ लोग डाल देते हैं, कवर्ड करके उसको उसके अंदर स्ट्रॉ डाल दिया जाए, तो वो उससे भी खतरा होता है या वो सेफ है? ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। असल चीज़ ये है कि गन्ना के जूस जो आपको मिला है उसमें पानी कौन सा यूज़ किया गया है, वो मशीन कैसी है, कितने अरसे तक वो वहाँ पर मौजूद, ओवरनाइट तो नहीं हुआ। तो असल जो ऑर्गेनिज्म आने की जो बेसिक रूट है वो ये है, वो उससे इतना ज़्यादा थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा लेकिन वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बात ये कर रहा था कि जो घर का पका हुआ जो खाना होता है ना, वो आपको पता होता है कब आपने बनाया, कैसे बनाया, आप ज़ाहिरी बात है अच्छी चीज़ लेकर आएंगे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आप जो है वो ऐसा फूड लें जो कि कंटेमिनेटेड ना हो, जो साफ़ सुथरा हो, वो खाएं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के हवाले से तो कोविड ने हमें बहुत सारी गाइडलाइन दी, बहुत सारी चीज़ें हमें कोविड ने समझाएं कि आप मास्क पहने, आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हैंड वॉशिंग। बचपन से देखें हमें ये कहा गया कि आप खाना खाने से पहले हाथ धों। इसका जो माइक्रोबियल या इन्फेक्शियस से प्रिवेंशन का असल जो उसके पीछे थॉट था वो ये था कि आप अपने आप को जो खाना खा रहे हैं, अगर हाथ आपके गंदे होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जाएंगे। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात ऐड करूँगी, जिस तरीके से हमारे यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, जो कराची की एयर क्वालिटी है जितनी वो गंदी है, आलूदा तरीन शहरों में कराची का नाम कभी दूसरे नंबर पर होता है, कभी पहले कभी तीसरे। तो इस तरह आपको लगता है कि हम सिर्फ एक मास्क पहन लेने से जो है वो हम इस मसले से बच सकते हैं? अब इसमें ना एक्चुअली डिजीज़ भी दो तरह की होती हैं, एक होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस। जैसे पॉल्यूशन जिसका आप जिक्र कर रही हैं, धुआं आ रहा है तो ये लंग कैंसर की तरफ भी लेके जा सकता है, ये एस्थमा की तरफ भी लेके जा सकता है, तो लेकिन ये माइक्रोबियल डिजीज़ नहीं है। तो एक जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, लेकिन उसी इन्वायरमेंट में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गंदगी जैसे कराची में कचरा आपको हर जगह, तो दैट इज़ अ वेरी पोटेंशियल एंड वेरी बिग हैज़र्ड के उसके ज़रिए से इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलने का ज़्यादा जो चांस उससे होगा। लेकिन मसला ये है कि आप एक पॉलिसी तो गवर्नमेंट के लेवल पर, सिटी के लेवल पर यह है कि आप उस इन्वायरमेंट को, उस सिटी को क्लीन रखें, कवर्ड रखें, प्रोटेक्टेड रखें। देखिए दुनिया में ये सब चीज़ें कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है, ये सारा सिस्टम दुनिया में तो अब मशीनें आ गई हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, सफाई का पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड था, एक गाड़ी आ रही है, वही रोड क्लीन भी कर रही है, कचरा भी उठा रही है, पूरा सिस्टम मौजूद है। हमने तो कोई इन्वेंशन तो नहीं, री इन्वेंशन ऑफ द व्हील तो नहीं करना है, आपने सिर्फ उसको देखना है और आपने अडॉप्ट करना है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उस तरफ राइट जो डायरेक्शन में जो पॉलिसीज़ हैं वो नहीं बननी चाहिए। लेकिन बात ये हम ये कर रहे हैं कि हम कम से कम अपने आप को इस गंदगी के माहौल में अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं कह रहा था कि मास्क आप पहन लें, हैंड सैनिटाइज़र। अच्छा, दूसरा एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो, जैसे अभी मैंने डेंगू का जिक्र किया, ये सारी डिजीज़ मस्कीटो बॉर्न है। डेंगू भी इसी से होगा, चिकनगुनिया भी इसी से होगा, मलेरिया भी इसी से होगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो इसके लिए अपने आप को मस्कीटो से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मॉस्किटो के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, आप जो हैं वो जैसे मॉस्पेल की तरह से रेपेलेंट जो होती हैं स्किन के वो लगा सकते हैं, नेटिंग कर सकते हैं अपने घर के आसपास, मतलब मच्छरों की अफजाइश को जो है वो रोकना और अपने आप को उससे अगर बचाएंगे। अच्छा, हम मॉस्किटो को ना बड़ा इजी लेते हैं, ये जो हाउस फ्लाई है ये क्या करती है, ये जाकर शिट पर बैठेगी और उसके बाद खाने पर जाकर बैठेगी, तो ज़ाहिरी बात है वो ट्रांसमिट कर रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, दे बिकम, इसीलिए इसको वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन जिसका मैंने जिक्र किया इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये
कैरी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह। तो मॉस्किटो भी यही करता है। मॉस्किटो खुद इन्फेक्टिव नहीं है, लेकिन वो कैरी करता है प्लाज्मोडियम को, कैरी करता है वायरल डेंगू के वायरस को और चिकनगुनिया के वायरस को, और इंसान के अंदर ट्रांसमिट करता है। तो अपने आप को बचाना होगा, तो मॉस्किटो से बचाना, अपने आप को बचाना होगा। ये सारी जो हैंड वॉशिंग है, देखिए हम जब भी बाहर से घर आते हैं ना, तो बाहर एनवायरनमेंट में आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके हाथ जो हैं वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो चुके हों। इवन आप ऑफिसेस के दरवाजे खोल रहे हैं, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो किसी भी तरीके से तो घर आने से पहले आपको जो है वो, और क्राउडिंग में अगर आप जा रहे हैं, किसी को टीबी होगा और आप अगर उससे क्लोज रहेंगे। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो सिक पर्सन होगा, जो बीमार होता है, वो समझें कि एक पूरी बॉडी एक फैक्ट्री है उस इन्फेक्शन की उस वक्त। तो दैट विल बी अ बिगेस्ट सोर्स कि जिससे आप इन्फेक्शंस जो है वो आपके अंदर या बच्चों के अंदर या जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके अंदर वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो उससे अपने आप को जो है वो उस वक्त इसीलिए आइसोलेशन की जाती है। जैसे सॉरी डॉक्टर साहब, आपकी बात काट रही हूँ, 2-3 चीज़ें हैं। जैसे फॉर सपोज छोटा बच्चा होता है, तो जब वो चलना सीख रहा होता है, सबसे पहले क्रॉलिंग करता है। अब क्रॉलिंग के लिए वो एक चीज़ में आपको पता है, बच्चे जब इधर भी हाथ मारते हैं, उधर भी हाथ मारते हैं, तो वो नीचे ज़मीन भी गंदी होती है। लेकिन जो आपकी बूढ़ी आप कह लें माएँ हो गई, दादियाँ हो गई, वो ये बात कहती हैं कि बच्चा अगर इस तरीके से नहीं होगा तो भाई इसकी हड्डियाँ कैसे मजबूत होंगी, तो इसको करने दो। क्या उससे प्रॉब्लम होती है? और दूसरा ये कि जैसे आप बात कर रहे हैं, अब अगर हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में, अगर हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, अब हमारे तो जहनों में ये होता है कि ये बर्तन भी साफ़ हैं, सब कुछ साफ़ है, लेकिन एक जो वहमी शख्स होता है उसके दिमाग में बात होती है कि पता नहीं इस प्लेट में किसने खाया है, पता नहीं इस ग्लास में किसने पानी पिया है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये भी इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के मामलात में या नहीं? अच्छा, ज़िंदगी में कहता हूँ बैलेंस का नाम है। बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए कि मैं इधर हाथ भी नहीं लगाऊं कि कहीं इस पर जो है वो ऐसा ना हो। इतना भी वहमी नहीं होना चाहिए। बच्चे का आपने जिक्र किया, बच्चा तो ज़ाहिरी बात है खेलेगा भी। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो बच्चा अगर खेलेगा, ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर अगर है ना, तो ये कोई पैथोजेनिक नहीं है। ये हो सकता है अच्छे बैक्टीरिया हो जो कि इंसान की इम्यून सिस्टम को, उसकी बॉडी को, उसको और ज़्यादा, जो गट का मैंने जिक्र किया कि वहाँ पर अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो स्टेराइल, ह्यूमन इज नॉट इन स्टेराइल बॉडी, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसा नहीं होगा एक भी ये, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट शुरू में दिया कि ये ना समझें कि एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए, पैथोजेनिक नहीं जाना चाहिए। पैथोजेनिक जो है वो नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। डॉक्टर जैद पीरजादो साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ख्याल ये रखना है कि जब भी आप, एक तो हैंड वॉश बड़ा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें ताकि आप तमाम तरह ऐसी वबाओं से बच सकें जो कि वायरल हैं, जो कि आजकल फैल रही हैं, जिससे परेशानी आपको हो सकती है।